वेलकम टू ऑल। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? जिस तरह एक कमरे को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, एक एक ईंट मिलकर के एक दीवार का निर्माण करता है, एक कमरा का निर्माण करता है। उसी तरह हमारा शरीर भी एक एक कोशिका मिल करके पूरे शरीर का निर्माण करता है। एक एक कोशिका, जब कोशिका इकट्ठा होता है तो ऊतक बनता है और कई सारे ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और कई सारे अंग मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और कई सारे सिस्टम मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो इस तरह से हम कोशिका के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो कोशिका क्या है? तो सेल, जिसे इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। Cell is the structural and functional unit of life. Cell structural और and functional unit of life है, यानी सेल का एक आकार होता है और सेल में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। फंक्शनल यानी कि वो कार्य करती हैं, सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। और सेल क्या है? हमारे शरीर का एक सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम सेल को परिभाषित भी कर सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए हम जानते हैं कि सेल की खोज किसने किया और कब किया। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में पेड़ों की छाल यानी कार्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा था और वो पाए थे कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिख रही है और उसे उन्होंने सेलुला नाम दिया था। सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। उन्होंने उसका कंपेयर मधुमक्खी के छत्ते से कर दिया और चूंकि ये मृत सेल था। अब जीवित सेल की खोज किसने की थी? जीवित सेल की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में किया था, जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में तालाब के पानी में देखे थे। तो इस तरह से जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने और मृत सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब आगे देखते हैं। नहीं, इस प्रकार और भी वैज्ञानिक आए, जैसे स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थियरी दी थी। उसमें उन्होंने दो बातें बताई थी। पहली बात कि ऑल प्लांट्स आर एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और दूसरी बात में उन्होंने बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम जाने कि पहली बात में उन्होंने बताया था सभी प्लांट यानी वनस्पति और जंतु सेल से मिलकर बने हैं, और दूसरी बात में उन्होंने बताया था कि कोशिका हमारे जीवन का आधार है। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर। ये सबसे बाहर की परत है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और उसके ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है, वनस्पति कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे अंतर क्या क्या है। अब इस सेल मेम्ब्रेन से घिरा जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में ही सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये सब जितने देख रहे हैं ये सब सेल ऑर्गेनल है, कोशिका के अंग है, कोशिकांग है, जिसमें कि न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है और राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए होता है। तो इस तरह से ये सेल है। इसको 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म और ये वैक्यूल,
3 भाग में हम पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या है? ये जो हमने बताया कि सबसे बाहरी परत होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और ये सेल वॉल सेलुलोज का मुख्यतः बना होता है, जो कि कवक और जीवाणु अपवाद के रूप में काइटिन के बने होते हैं। और सेल वॉल जो है एक जैसे दूसरी कोशिका को जोड़ने के लिए एक सेल वॉल के बाद भी एक पटल पाया जाता है, जिसे मध्य पटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोशिका हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जैसे ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग होता है, उसी तरह सेल को जोड़ने के लिए एक मध्य पटल होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। और यही मध्य पटल जब इसी गोल्जी बॉडी से मिलकर बनता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये गोल्जी बॉडी से तो सेल वॉल का निर्माण होता है। और मध्य पटल के रूप में जब ये परिपक्व होने से पहले मध्य पटल पूरी तरह विकसित रहता है। जैसे ही कोशिका परिपक्व हो जाता है, मध्य पटल घुल जाता है, यानी कि इन्हीं दोनों सेल कोशिका भित्ति दोनों मिलकर के एक हो जाती है। तभी हम ये उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कच्चा फल कड़ा होता है, जबकि पका हुआ फल मुलायम हो जाता है। उसका यही कारण है कि मध्य पटल शुरू में तो विकसित रहता है, और जैसे ही कोशिका परिपक्व हो जाती है, मध्य पटल घुल जाता है, यानी कोशिका भित्ति उसके बीच की टूट जाती है, जिससे कि हमें पके हुए फल मुलायम महसूस होते हैं। ठीक है, ये था सेल वॉल। अब दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरी लेयर है इसकी सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है। यहाँ पे लिख दे सेल मेम्ब्रेन। इसी भाग में हम सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ते हैं। लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये 35 एंगस्ट्रॉम सेल मेम्ब्रेन की मोटाई, ये इधर प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 20-20 एंगस्ट्रॉम का होता है। 20-20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और चूंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, लिपिड का यह हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए बीच बीच में क्या होता है कि प्रोटीन का इंटरनल प्रोटीन इसको बोलते हैं, जिससे कि इधर का जो जीव द्रव्य है, इधर के जीव द्रव्य में आपस में आ जा सके, इस तरह से ये प्रोटीन भी लगा होता है। ये अंदर का इनर प्रोटीन होता है, ऊपर का आउटर प्रोटीन होता है। जैसे ही ये कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ता है, तो ये प्लाज्मा लेमा क्या होता है कि अर्धपारगम में होता है। आवश्यक चीजें बाहर से लेता है, अनावश्यक चीजें बाहर छोड़ता जाता है। ठीक है, तो वो प्लाज्मा लेमा कुछ इस प्रकार का बना होता है। और फिर आते हैं हम जीव द्रव्य वाले हिस्से में। जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा से घिरा एक तरल रंगहीन पदार्थ होता है, जो कि लसलसा होता है और यह जल से भारी होता है, और इसी में सारे कोशिकांग तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। कोशिकांग में ये सब, उसमें न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लास्टिड, राइबोसोम, वैक्यूल, सारे जो हैं इसी जीव द्रव्य में तैरते हुए रहते हैं।
और यह जीव द्रव्य को कहा जाए तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट, इन सभी से ये सब इसके रासायनिक गुण है, एक तरह से कह सकते हैं। ये कार्बनिक, अकार्बनिक चीज़ों से मिल करके जीव द्रव्य बना होता है। कार्बनिक चीज़ों में जैसे प्रोटीन और वसा के कण भी इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन और वसा जैसे प्रोटीन एंड वसा के कण इसमें बिखरे होते हैं और इसमें ये दूर दूर बिखरे होते हैं और जैसे इस एक दूसरे से टकरा करके इसमें एक गति बनाए रहते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति भी कहते हैं। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्राउनी गति क्या है। तो ब्राउनी गति यही है कि जब का जीव द्रव्य के कण एक दूसरे से टकरा करके एक गति क्रिएट करते हैं, उसे ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। और इसी में न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड होता है, वो है डीएनए या आरएनए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसपे राइबोसोम लगा होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जिसपे राइबोसोम नहीं लगा होता है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसमें प्लास्टिड भी पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। इन सब इसमें वैक्यूल भी पाया जाता है। और वैक्यूल जो कि हम तीसरे भाग में पढ़ने वाले हैं। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिससे जीव द्रव्य और वैक्यूल में जो द्रव्य भरा होता है वह अलग अलग विभाजित रहे, इसलिए इसमें एक दीवार होती है जिसे हम टीनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसमें रिक्तिका द्रव्य भरा होता है जो ये कोशिका के द्रव्य को बैलेंस करता है। कोशिका में यदि जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये छोटे छोटे वैक्यूल के फॉर्म में ये बनी रहती हैं। तो इन सब कोशिकाओं को हम अगले वीडियो में और विस्तार से बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।